फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का संविधान, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं तो पूरी जानकारी इसमें जितना हो सकेगा उतना देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा बायोग्राफिकल बोल सकते हैं एरिया है, जिसको हम लोग मतलब जितना भी जाने वो कम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 8 से लेके 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के सभी के सोशल साइंस सब्जेक्ट और कंपटीशन लेवल में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। देखिए, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है ना, जिसको बहुत मिश्रित रूप से तैयार किया गया। इसमें इस संविधान को बनाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत जगह पे जाया गया और वहां से उनके कुछ अंश को लेकर के इसे तैयार किया गया। उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का जो पूरा मॉडल है ये अमेरिका के बेस पर बनाया गया। देखिए, अमेरिका में लिखित संविधान नहीं है, हम लोग को बस उसके कुछ अंश को हम लोगों ने फॉलो किया। कुछ अंश जापान के फॉलो किए, कुछ अंश सोवियत संघ का, कुछ अंश हर क्षेत्र से, कुछ अंश चीन का, सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के एक संपूर्ण संविधान बनाया गया। इसीलिए भारत जो है विश्व का लिखित संविधान है जो सबसे बड़ा है। चलिए, अब इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने एक नई नीति बनाई। नीति यह था कि भारत को अब मुक्त करना उनका मेन मुद्दा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और उसने यह तय किया कि भारत को अब मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते एक शर्त रखा गया। शर्त ये था कि भारत को एक कैबिनेट मिशन मीटिंग करना होगा। कैबिनेट मिशन के तहत 3 मंत्रियों को वहां भेजा गया, जिसके आधार पे भारत में एक संविधान होना चाहिए जिस पर पूरा देश वर्क करे, और इसी के आधार पर वे देश को आजाद करते हैं। कौन? अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश साम्राज्य। तो देखिए, होता क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार करने का पूरा निश्चय हो गया कि डिसाइड हो गया कि हाँ, संविधान को तैयार किया जाएगा और इसके लिए लोगों को चुना जाने लगा। जुलाई 1946 से संविधान हम लोग का जो था वो हो सकते हैं कि वर्क करना शुरू हुआ, मतलब उसमें लोग जुड़ने लगे। 299 सदस्य को जोड़ा गया। साथ ही साथ उसमें आपका जाकर के राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें अध्यक्ष चुना गया। BR अम्बेडकर जी को प्रधान वस्तुकार चुना गया, और इसके लिए बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई जिनसे इस देश का भविष्य तय होता। ये देश में देखिए, जब भारत आजाद हुआ उससे पहले भी और उसके कुछ वर्ष बाद भी बहुत कुछ ऐसा कुछ हो रहा था जो देश में नहीं होना चाहिए था। देश आजाद तो हुआ था, लेकिन लोगों के दिमाग में यह गुलामी अभी भी थी। छोटे जाति वाले लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था, बहुत प्रताड़ना मिल रहा था, और लोगों में भेदभाव की भावना बनी हुई थी। अभी तक लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था। कहीं भी हमारा देश जो है वो ऐसा नहीं वर्क कर रहा था कि मानो कि यह देश आजाद हुआ है। यहाँ पर सब पुरानी व्यवस्था ही जैसा लागू हो गई, फिर राजवंश आने वाला था, सब कुछ वैसा ही होने वाला था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अखंड भारत का सपना था उसको पूरा करने के लिए संविधान ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस संविधान को निर्माण करने में हमारे BR अम्बेडकर जी, ठीक है, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया, उन्होंने जिन जिन देशों में अपनी यात्रा की, उन संविधानों का प्रतिरूप को अपने देश के संविधान में लागू किया, जिससे पूरे भारतवर्ष को गर्व होता है। आज हमारा देश जो है वो अखंड भारत बन चुका है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा संविधान है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कभी भी मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसका सम्मान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जब शुरुआत में संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची था और 22 भाग में बटा हुआ था। लेकिन इसमें संशोधन करने के साथ साथ इसमें जिस प्रकार से संशोधन हो रहा था, जिस प्रकार से इसमें बदलाव हो रहे थे, क्योंकि देखिए उस समय बहुत कुछ जो था वो आज के जमाने से थोड़ा अलग था, बहुत पुराना मॉडल का था, तो उसमें लगातार बदलाव करना जरूरी था, और इसी ही आत्मा कहा गया। संविधान में परिवर्तन करना ही संविधान की आत्मा थी। अब 470 अनुच्छेद अभी के समय में है, 12 अनुसूची है और 25 भागों में से बांट दिया गया है। अब देखिए, इस संविधान को जो है लागू करने के लिए एक सुरक्षा नीति को तैयार किया गया। इसलिए संविधान का सुरक्षा जो है वो हमारा कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये संविधान की सुरक्षा करती है। केंद्र सरकार जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव होगा तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के हाथ में ही ये बदलाव का पावर होता है। देखिए, केंद्र कार्यपालिका जो होता है वो राष्ट्रपति के पास रहता है, और धारा 79 के अनुसार इसमें 2 सदन बनाए गए।
आपको दोनों सदनों का पता होगा, राज्यसभा लोकसभा आपको पता है। तो ये दो सदनों में क्या होता है कि भारत के विकास, भारत का भविष्य तय होता है। यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए एमएलए एमपी वहां जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पर देश के लिए क्या करना जरूरी है, कहाँ क्या घटा है, कहाँ कैसे जोड़ना है, कहाँ किसको सुधारना है, इसका पूरा वहाँ चिट्ठा खुलता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें ऊपरी सदन में रखा गया है, जिन्हें ऊपरी सदन, जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं, वहां रखा गया, क्योंकि ये टॉप मोस्ट ऐसे राज्य हैं जिनमें ज्यादातर हिस्से जो है वो क्या है, वो बोल सकते हैं कि बड़े हैं और इनसे भारत क्षेत्र को एक अखंड भारत के निर्माण में ज्यादा सहायता मिलती है। देखिए 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने ये घोषणा कर दी थी कि आपको एक संविधान बनाना है और उस संविधान के बाद ही आपको क्या मिलेगी, हम लोग ये करेंगे, मतलब आपको छूट देंगे या फिर जो भी होगा इस संविधान के बाद ही देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार को ये चीज लागू करना था। जब अंग्रेज था, इसको लागू करने का काम किसको था, जो आजाद भारत था उसको। तो भारत सरकार जो उस समय चल रही थी, ब्रिटेन के टाइम में चल रही थी, उसने साफ साफ कर दिया कि आप अपना एक मंत्रिपरिषद बनाओ और उसके आधार पे आप क्या करो, आप अपना सरकार को तैयार करो, आपको क्या किसको कौन मंत्री बनाना है, कौन संविधान किसके लिए होगा, लोग कैसे, कानून का व्यवस्था है आपका, हमको दिखाइए ना, तब हम आपको देंगे। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप अपना पापा से बोलेगा कि पिताजी हमको अलग करिए, हम अपना अलग घर बनाना चाहते हैं, तो पिताजी तो आपको बोलेगा कि बेटा ठीक है तुम अलग करोगे, लेकिन तुमको खाना पीना क्या खाओगे, कहाँ काम करोगे, कहाँ कितना पैसा कमाओगे, सब कुछ जानकारी तो हमको दो। उसी तरह यहाँ पर ब्रिटेन ने भारत छोड़ने से पहले कुछ शर्त रखा कि अगर आपको भारत चाहिए, हम भारत आपको देने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके तहत आपको कुछ ऐसे दिखाने होंगे भविष्य की, या फिर ऐसे कुछ कानून दिखाने होंगे, ऐसे संविधान बनाने होंगे जिनसे हमें लगेगा कि हाँ आप इस देश को सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद हम आपके हाथों में क्या करेंगे, संविधान को देंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए, इस संविधान निर्माण के लिए 114 दिन का बहस हुआ, 114 दिन बहस हुआ, 12 अधिवेशन किए गए और इसका जो अंतिम अधिवेशन था उसमें 284 लोगों को शामिल किया गया था और लगभग 166 लोगों ने इस संविधान में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, इस संविधान को पारित किया था कि हाँ ये संविधान बिल्कुल सही है। और जानते हैं ये 114 दिन का जो अधिवेशन हुआ था, जो बहस हुआ था, इसमें सभी लोगों को आना अलाउ था, इसमें आम जनता भी आ सकती थी, वो भी अपना पक्ष रख सकती थी, ताकि कहीं पर भी किसी का दबदबा या किसी की कमजोरी का पता नहीं चल पाए, ना कोई बोल सके कि नहीं हमसे पूछा नहीं गया। इसमें छोटे जात बड़े जात जितने थे, यानी जितने भी वर्ग के लोग थे, सभी को शामिल किया गया था, ताकि उनके अनुसार ये संविधान बने और इस संविधान में उनका पालन किया जा सके। अनुच्छेद 22 से लेकर के 32 तक में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, सब में 22 से 36 और 32 के बीच में, ठीक है, जितनी भी धाराएं हैं यह सब निम्न वर्ग के लोगों को दिया गया, बहुत छूट है, बहुत आरक्षण दिया गया है। और इसी के आधार पर क्या होता है, आज हमें आरक्षण मिल रहा है, लोगों को जीने का अधिकार मिल रहा है। ये संविधान एक ऐसा संविधान था ना जहां जिसके अनुसार आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती थी। हमें, आपको पता ही होगा मौलिक अधिकार कितने हैं, और उन मौलिक अधिकारों को पहले 7 था, अब 6 कर दिया गया है। तो 7 जो था पितृ मौलिक अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब बाप के या पिता की संपत्ति पे बेटी और बेटा दोनों का समान अधिकार होता है। बाकी 6 मौलिक अधिकार है, उसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। आप अपने चैप्टर्स में इसके बारे में ज्यादा अच्छा से पढ़ सकते हैं कि हमें 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है और उनका पालन कैसे करना है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो आपका ये संविधान पूरा लागू हुआ तो 114 दिन जो बहस हुआ उसमें क्या बहस हुआ, ये बहस हुआ कि इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। देश में हर तरह का दिक्कत था। जब भारत बंटवारा हुआ तो भारत के साथ पाकिस्तान को भी अलग करना पड़ा, तो पाकिस्तान के साथ में हमें बहुत कुछ बांटना पड़ा था। उसके बाद पहले तो एक संविधान था, भारत और पाकिस्तान का एक ही संविधान था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो क्या हुआ, दोनों का संविधान को भी अलग कर दिया गया। तब जाकर के भारत को एक नया संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसी संविधान को, ठीक है, इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये अधिवेशन जो था, इसमें सबसे मुख्य भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, जिन्होंने इसको क्या किया था, गारंटेड किया था कि हाँ ये संविधान पूरी तरह से देश के हित में है, इसे लागू किया जाए। देखिए इस संविधान का कुछ बोल सकते हैं नियम, कुछ पॉइंट्स है वो हम आपको बता देते हैं। पहले संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है कि इसके तहत कोई भी किसी, यानी हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं भारत काम करता है।
मतलब सीधा तौर पर भारत में जो व्यक्ति रहते हैं या भारत देश है, ये किसी दूसरे देश के दबाव में कोई भी काम नहीं करता। यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ पर बसने वाले लोग जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। दूसरा, समाजवाद। देखिए, भारत में किसी भी समाज के वर्ग को नस्ल भेद रूप से नहीं बांटा गया है, ना कभी किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं। अगर आप किसी को बोल दिए ना कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे हो, आप किसी का अपमान करते हो, तो वो सीधा तौर पे आप पे केस कर सकता है। ये भारत में पूरा तरह से लीगल है। आप कानून के आधार पे ना किसी का जाति, ना किसी का नस्ल, ना किसी का भेद, ना किसी के रंग के आधार पे उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। आप कभी किसी को नहीं बोल सकते कि तुम्हारा शरीर का नहीं इस तरह, तुम फालतू हो, तुम जानवर हो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, दोस्ती यारी में मजाक मजाक में ये चल सकता है, क्योंकि आप जानते करते हैं दोस्ती में अब इतना थोड़ा बात पे अगर कोई बोल दिया तुम काला है, अब चल गया थाना में रिपोर्ट कराने, तो ये तो गलत बात है। तो इस तरह से आप किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद था अगला था पंथ निरपेक्ष। देखिए, भारत जो है 1976 के बाद भारत में कुछ नियम लागू किए गए, जिसके बाद आप अखंड भारत के लिए पूरी तरह से दारोमदार लेना होगा आपको, क्योंकि भारत में पंथ निरपेक्ष है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार बिना किसी दबाव के किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी धर्म के साथ जुड़ सकता है और टूट सकता है। तो ये पंथ निरपेक्ष था। भारत में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यही एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी धर्म को वो महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ भले हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक में आता है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन कभी भी भारत को धार्मिक देश नहीं माना गया। यहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार है। जहाँ यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग मंदिर के गाने सुनते हैं, वहीं दूसरी ओर में अजान की भी आवाज सुनाई देती है। उसके बाद चर्च ईसाइयों के लिए सभी को समान अधिकार दिया गया है। तो भारत एक ऐसा देश है, तो इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष बोला गया कि किसी एक पथ पर ये नहीं चलता है। अगला है लोकतांत्रिक। भारत में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ही बनाया जाता है, लोगों द्वारा मनपसंद की गई सरकार को ही बनाया जाता है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक कहा जाता है। लोकतंत्र का ही जो है ये महापर्व होता है जब हम लोग मतदान करते हैं। तो भारत को लोकतांत्रिक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता को पावर दिया जाता है। उसके बाद है एक है शक्ति विस्तार, या बोल सकते हैं शक्ति विभाजन भी बोल सकते हैं आप इसको। शक्ति विभाजन होता क्या है? देखिए, भारत में दो तरह की सरकार चलती है। एक होता है केंद्र सरकार, जो दिल्ली में या केंद्र में बैठ के पूरे देश को संभालता है, और दूसरा होती है राज्य सरकार, जो राज्य में बैठ के अपने क्षेत्र को संभालती है। अब केंद्र और राज्य के बीच का पावर को कैसे किया जाता है? देखिए, केंद्र जो है वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनके पास जो शक्तियां उन्हें केंद्र सरकार का कहा जाता है, और आज हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें क्या दिया गया है? उन्हें दिया गया है राज्य सरकार का दर्जा, और उन्हें राज्य की भूमिका, राज्य में जो भी कठिनाई हो रही है उसका सामना करना है। तो केंद्र सरकार को इस संविधान के आधार पे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति, ये दोनों को अधिक पावर दिया गया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए। तो देखिए, अगर मुझे राष्ट्रपति को कुछ करना है तो उसको सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाना होगा। मतलब क्या? मतलब हमारे देश में प्रधानमंत्री को अधिक दर्जा दिया गया है, अधिक पावर्स दिए गए हैं, किसके लिए? कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उसी तरह मुख्यमंत्री को राज्य में अधिक पावर्स दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आप राज्यपाल से ई ले सकते हो, राज्यपाल से कुछ डिस्कशन कर सकते हो, सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको फुल्ली पावर है कि आप कोई भी काम करोगे तो आपको इसमें ज्यादा शक्ति दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रपति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब देखिए, इस तरह से भारत का जो है ये संविधान अधिक पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमारी प्रस्तावना पर बल दिया गया था। हमारा प्रस्तावना क्या था? प्रस्तावना वो पार्ट होता है जो संविधान के पहले पृष्ठ में लिखा होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये बहुत बड़ा बात है, आपको 3 वर्ड्स का लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इसमें पहले लिखा है हम भारत के लोग। मतलब क्या? कि इसको पढ़ने वाला और इसको लागू करने वाला और इसको बनाने वाला या इसके अनुरूप रहने वाला जितना भी लोग है, सब संघ में है, सब एक ग्रुप में है, मतलब सब संघवाद के आधार पर। इसलिए इस प्रस्तावना को याद रखिएगा, इसमें साफ साफ पहला अक्षर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो इसका मतलब सीधा होता है कि भारत में जितना भी लोग हैं सबको एक समान अधिकार है। देखिए, भारत में लगातार, भारत का जो संविधान है उसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि संशोधन नहीं होगा तो आने वाले समय में भारत तैयार कैसे होगा? मान लीजिए कि जब 1950 में ये लागू हुआ, इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, लगभग 3 साल के अनुरूप। तो जब इतना टाइम लग गया तो अब धीरे धीरे तो समय चेंज हो रहा है ना। जैसे पुराना टाइम में एक उदाहरण देते हैं, पुराना टाइम में साइबर क्राइम नहीं होता था,
वैसे नहीं होता था, लूटमार होता था लेकिन साइबर क्राइम नहीं था। आज के समय में साइबर क्राइम हो रहा है, वेबसाइट्स को लीक किया जा रहा है, डैमेज कर दिया जा रहा है, बहुत सारा सर्वर्स को डैमेज किया जा रहा है और बहुत तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इसके लिए भी कानून बनाया गया। तो कानून में भी बदलाव होगा या नहीं होगा? पहले उतने रेप नहीं होते थे या पहले उतने महिलाओं को दिक्कत नहीं होती थी, आज ज्यादा अगर हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है जो नया तरीका से, लूटमार पहले उतना नहीं होता था, तो बहुत चीज के लिए कड़ाई से नियम बनाया गया। पहले बहुत चीज में खाना में मिलावट नहीं होता था, दूध में मिलावट नहीं होता था, सरकार उस समय उतना कड़े कानून नहीं लाई क्योंकि उनको विश्वास था कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन बदलाव करने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बदलेगा ही। जिस तरह विश्व परिवर्तन हो रहा है उस तरह हमारे कानूनों में भी परिवर्तन करना होगा, तभी हम संविधान को बहुत कड़ाई से पालन कर पाएंगे। देखिए, भारत में एक चीज कठोरता से पालन होता है, संविधान का आपको कठोरता से पालन करना होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको सब सुविधा दिया गया है, लेकिन अगर आप संविधान के विपरीत जाके कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी कानून है। हर चीज के लिए यहाँ पर कानून बनाया गया है। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और 1976 इसके बीच जो था, भारत में समाजवाद एक नई नीति थी जिसको लागू किया गया 1976 में। लेकिन इसका प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को ही रख दिया गया था क्योंकि उस समय संविधान को पहली बार क्या किया गया था, मतलब लिखने का शुरू किया गया था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी कि चलो अब संविधान हम लोग शुरू करते हैं लिखने के लिए। मतलब वो उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था कि संविधान तैयार होगा। और इसके लिए उसके बाद 1976 में कुछ नए पॉइंट्स को जोड़ा गया था, जिसमें था पहले समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और संप्रभुता, सभी को समान अधिकार देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। इन सभी पॉइंट्स से क्या हुआ, संविधान को एक प्रतिरूप मिला। देखिए, संविधान जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज है जो हमें इस भारत में रहने का अधिकार देता है। आज आपको कुछ ऐसे जगह पे दिखते होंगे जहाँ पर यानी बहुत बाहर के लोग अगर आए हैं या फिर बहुत लोग जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत लोगों ने यहाँ की नागरिकता ली है, तो इससे ये कैसे होता है, संविधान के आधार पर होता है। आज कोई गलत करता है, कुछ भी उसका उद्देश्य होता है तो उसको संविधान के आधार पर दंड दिया जाता है। तो संविधान का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में, और यही जो है ये बैकबोन है, भारत का यही बैकबोन है। अगर संविधान को नहीं लागू किया गया या नहीं हम लोग कड़ाई से पालन करते हैं तो हो सके कि आज जो शांत देश है ये, यहाँ गृह युद्ध बहुत सारा छिड़ जाएंगे। तो आज हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जिसके आधार पे आप संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किए होंगे। देखिए, संविधान को बनाने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण लोगों की जरूरत थी, जिनका नाम मैं ले लेता हूँ। नेहरू जी थे, B.R. अम्बेडकर तो थे ही, राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसके साथ ही अब्दुल कलाम आजाद जी थे, और आपका जाकर के, और उसके बाद आप वल्लभ भाई पटेल को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। देखिए, संविधान बनना बहुत जरूरी था, और आज और आने वाले समय में यही हमारे देश का क्या होगा, सबसे मजबूत कड़ी होगा, जिससे हम लोग सभी जुड़े रहेंगे। हम लोग धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर ना बढ़ करके अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।